हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में जानेंगे, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं EMW। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो पहला जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा इसकी परिभाषा पूछ देगा, और 1 नंबर का इसका ग्राफ पूछता है। ठीक है, और बाकी जो 1 नंबर का क्वेश्चन बचा है वो आपका इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो प्रकार है उनका उपयोग, या फिर उनके तरंग दैर्ध्य का जो परास है वो आपसे प्रश्न में पूछे गए थे, यानी कि इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, परिभाषा पहले समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि मैक्सवेल के अनुसार, यानी कि जो मैक्सवेल हैं इन्होंने इस विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में काफ़ी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होती है, चारों ओर प्रसारित होने लगती है। यानी इसका मतलब यह है कि कोई एक विद्युत परिपथ है और उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वही धारा उच्च आवृत्ति के मान से वह लगातार बदल रहा हो। ठीक है, यानी कि उच्च आवृत्ति के मान से लगातार परिवर्तित हो रहा हो, तो उस समय उस परिपथ से जो ऊर्जा तरंग के रूप में निकलती है वो चारों ओर प्रसारित होने लगती है। वही जो तरंगे जो निकली हैं उस परिपथ से, उसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा गया है इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से समझिए। इन्होंने ये बताया कि अगर कोई विद्युत परिपथ है, उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो वही विद्युत धारा अगर उच्च आवृत्ति के मान से लगातार बदल रही है, तो परिपथ में जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि जो परिपथ से जो ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकल रही हैं वह क्या होती हैं, उस परिपथ के चारों ओर फैलने लगती हैं। और वही जो परिपथ से जो तरंगे निकल रही हैं उन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, और इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे यहाँ पर देख रहे हो कि जो तरंगे ये बन रही हैं ये 2 क्षेत्रों से मिलकर के बन रही है। एक विद्युत क्षेत्र से बन रहा है यानी कि E से, और एक चुंबकीय क्षेत्र B से बन रहा है। ठीक है, और ये जो दोनों क्षेत्र हैं यानी चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र जो है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, यानी कि लंबवत कंपन करते हैं एक दूसरे के, और ये जो विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कार्य करते हैं, यानी कि लंबवत गति करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर आगे लिखा गया है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत होते हैं। मैंने बताया अभी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और तरंग संचरण की जो दिशा होती है उस दिशा के लंबवत भी होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 क्षेत्र लिए गए हैं। पहला जो क्षेत्र है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इस y अक्ष पे, x अक्ष की ये x अक्ष पे तरंग संचरण की दिशा है, और ये हमारा z अक्ष होता है। तो z अक्ष पे हमने क्या लिया है, चुंबकीय क्षेत्र लिया है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये ऊपर वाला भाग हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ये नीचे वाला जो भाग है ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, तो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ऐसे लंबवत रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या होगा, ऐसे गति करेगा, ऐसे जाएगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और इनकी दिशाएं क्या हो रही हैं, लगातार बदलती जा रही हैं। तो देखो पहले ऊपर क्या विद्युत क्षेत्र है, तो जैसे ये तरंग नीचे आएगी,
ठीक है, और नीचे क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। तो जब ये विद्युत क्षेत्र नीचे आएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और ये तीर का निशान डायरेक्शन देख सकते हो कि हमारा विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये सभी दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत में है। ठीक है, तो इसी को कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और जो तरंग संचरण की दिशा होती है उसके भी क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये ग्राफ आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ भी आपको केवल 1 नंबर का पूछ देता है। तो पेपर में परिभाषा पूछेगा तो ये ग्राफ बना करके जरूर लिखिएगा। ठीक है, और एक सिंपल सी परिभाषा मैं बता दूं कि उसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, परिभाषा बता दे रहा हूं, समझ भी लीजिए और लिख भी लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा क्या लिखेंगे, वह तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, जिन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तथा वह तरंगे जो प्रकाश की चाल से चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार समझिए। मैंने ये बताया कि वह तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और जिन्हें चलने के लिए, यानी कि तरंगे जो चलती हैं वो प्रकाश की चाल से चले, यानी कि वह तरंग किससे चले, प्रकाश की चाल से चले, तो इस तरंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। फिर एक बार स्पष्ट कर दे रहा हूं कि वह तरंगे जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जिन पर आवेश नहीं होता है और वह प्रकाश की चाल से गति करती है, तो ऐसी तरंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इतना पूरा आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य का औसत मान एवं उपयोग। यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनका औसत मान क्या है तरंग दैर्ध्य का, और उसका उपयोग क्या है। ठीक है, ये जानेंगे। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर बनता है, 2 नंबर की ये परिभाषा बनती है। ठीक है, यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करके दे रहा हूँ। अगर ये 4 नंबर में पूछेगा तो ये परिभाषा और उपयोग और उनके तरंग दैर्ध्य का प्रकाश यानी स्पेक्ट्रम का क्षेत्र भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे एक्स किरण के बारे में। तो एक्स किरण भी कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होती है। ठीक है, तो एक्स किरण का जो तरंग दैर्ध्य परास है वो होता है 1 × 10⁻10 से 1 × 10⁻−8 मीटर तक। ठीक है, इतना ये तरंग दैर्ध्य का प्रयास होता है। ये याद कर लीजिएगा, यही बहुविकल्पी प्रश्न में पूछेगा, कह देगा कि एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य प्रयास होता है, तो ये आपको दिया रहेगा एक क्वेश्चन, यानी कि ये वाला ऑप्शन दिया रहेगा, बाकी 3 आपको गलत दिया रहेगा। तो जिसमें से ये वाला सही होगा, यानी 1 × 10⁻10 मीटर से 1 × 10⁻−8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग क्या है इसको देख लो। तो उपयोग में और प्रश्न में आपसे अलग से क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछ देगा कि एक्स किरण के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले पॉइंट देखिए, इसका एक्स किरण का उपयोग कहाँ पर होता है, ये रोगों के निदान में आवश्यक होता है, पहला। दूसरा जो है परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना जानने में। ठीक है, ये एक्स किरण का उपयोग होता है 2। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगली जो टॉपिक है ये है परावैंगनी विकिरण। तो परावैंगनी विकिरण जो है इसका तरंग दैर्ध्य परास क्या होता है, इसको देख लीजिए। तो तरंग दैर्ध्य परास जो होता है ये 1 × 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक होती है। तो ये किसका तरंग दैर्ध्य परास है, परावैंगनी विकिरण का। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तरंग दैर्ध्य परास और उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में देखिए परावैंगनी विकिरण का उपयोग कहाँ पर करते हैं, अंगुलियों की निशानी का पता लगाने के लिए पहला, और दूसरा है अदृश्य लिखाई तथा नकली दस्तावेज का पता लगाने में। तो ये हमारा विकिरण यानी कि जो परावैंगनी विकिरण है इसका ये तरंग दैर्ध्य परास है, 1 × 10⁻8 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर तक ये तरंग दैर्ध्य परास है। और उपयोग जो है अंगुली की निशानी का पता लगाने में, जो यानी जो बायोमेट्रिक हमें कहीं पर अगर क्राइम या कुछ भी हुआ रहता है तो वहाँ पर अगर कोई एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है तो उससे क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट जो लैब में हम लोग क्या कहते हैं उससे पता कर सकते हैं कि ये किस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट है। तो ये किसके द्वारा संभव रहता है, परावैंगनी विकिरण के द्वारा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि अंगुलियों की निशानी का पता लगाने के लिए। और दूसरा जो है अदृश्य लिखाई। अदृश्य लिखाई का मतलब कि ये जैसे सिंपल सा एक कोरा कागज दिख रहा है,
इसमें हमें क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कि इसको अलग गलत तरीके से लोग उपयोग करते हैं, वहाँ पर अदृश्य लिखाई लिखते हैं, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वहाँ पे लिखा गया था तो उसको लाइट के द्वारा, किसी लाइट के द्वारा जला करके उसको पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर उसको देखने के लिए, अदृश्य लिखाई को पढ़ने के लिए हम परावैंगनी विकिरण का भी उपयोग करते हैं और नकली दस्तावेज का पता लगाने में भी इसका उपयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली जो टॉपिक है, यहाँ पर ये देखो, अगला जो है अवरक्त विकिरण, ये भी हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका तरंग दैर्ध्य परास दिया है 8 × 10⁻⁷ मीटर से 5 × 10⁻³ मीटर तक होता है, ठीक है। उपयोग क्या है, पौध घरों में पौधों को गर्म करने पे, यानी कि जहाँ पर नर्सरी उगाई जाती है वहाँ पर पौध, उसको हम कहते हैं पौध घर, ठीक है। और वहाँ को पौधों को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अवरक्त विकिरण का भी उपयोग करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, पौध घरों में पौधों को गर्म रखने में, और दूसरा जो है कोहरे व धुंध को में पार देखने के लिए, यानी कि कोहरा हो या धुंध हो तो उसके आर पार देखने के लिए, यानी कि आगे क्या है उसको देखने के लिए हम लोग अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी जो टॉपिक है यहाँ पर चौथी नंबर की, वह रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे की जो परास होती है, तरंग दैर्ध्य परास, वो होती है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर तक ये तरंग दैर्ध्य परास होता है। और इसका जो उपयोग होता है रेडियो तथा टीवी संचरण या प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है, यानी कि अगली जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे वो है गामा तरंगे या गामा किरणें, ठीक है। तो गामा किरणों में देखिए यहाँ पर क्या है, इसका परास दिया गया 1 × 10⁻14 से 1 × 10⁻10 मीटर तक, ये गामा किरणों का परास होता है, तरंग दैर्ध्य परास। लेकिन उपयोग क्या है, परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगली जो है ये 6वें नंबर की माइक्रो तरंगे। तो माइक्रो तरंगे की जो परास होती है ये 5 × 10⁻³ मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक होता है, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य का परास, ठीक है। ये तरंग दैर्ध्य, जितने मैं सभी तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का इनका उपयोग पूछेगा, ठीक है। तो इसका देखो उपयोग जो है माइक्रो तरंगे का, ये रडार में और उपग्रहों एवं लंबी दूरियों वाले बेतार संचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगली जो है हमारे 7वें नंबर की जो तरंग है वो है विकिरण, यानी दृश्य विकिरण। इसका तरंग दैर्ध्य परास देखिए यहाँ पर दिया है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक, ये इसका तरंग दैर्ध्य परास है। लेकिन इसका जो उपयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, अणुओं की संरचना में, यानी कोई भी परमाणु है उसके अणु की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अदृश्य विकिरण का उपयोग करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज की हमारी टॉपिक कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।